बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी जल्दी बताएं, आवाज़ आ रही है? चलें जी, ओके हो गया। सब बच्चों को आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम जो है वो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, एक तो शुरू में ही आप अनाउंसमेंट सुन लें। कुछ इशू था जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना क्लास नहीं हो सकी। उस दिन इंटरनेट का इशू था, फिर इस वजह से कुछ मामला थे। सो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम चीज़ों को वाइंड अप करेंगे और आपके ये जो चीज़ें रहती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे संडे की क्लास के अंदर। ठीक है, चलो। क्लासिफिकेशन बेटे हम लोग पढ़ रहे थे, और क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये तीन बेसिक क्लासेस की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टेस्ट, सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोलिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। हमारे पास बेटे सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होती हैं मोनोसेक्राइड्स, फिर ऑलिगोसेक्राइड लेस स्वीट होती हैं, और टेस्टलेस हो जाती हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सॉलिबिलिटी की बात करें तो जितनी भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं ना, ये बेटे हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉलिबिलिटी शो करती हैं सॉल्यूशंस के अंदर, जबकि ऑलिगोसेक्राइड्स हैं ये एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड लेस सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पॉलीसेक्राइड की बात करें तो पॉलीसेक्राइड हमारे पास इनसॉल्युबल है, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ हिस्सा इनका सॉल्युबिलिटी शो करेगा। हाइड्रोलिसिस बेटे हमेशा उन्हीं के पास शो होगी जिनके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड वी हैव डिस्कस दैट कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होता, और अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है तो ये हाइड्रोलिसिस भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड दोनों में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इस वजह से दोनों ही हमारे पास हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। विद द एडिशन ऑफ वाटर ये आपके पास ब्रेक डाउन शो करेंगे। फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो बेटे हमारे पास ये जो फॉर्म होती है मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो ना, हमारे पास टेबल शुगर होती है सुक्रोज, जो कि आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हो, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। जबकि ग्लाइकोजन, जबकि आपके पास काइटन, जबकि हम लोग डील करें इसमें सेलुलोज को, तो ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनकी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होती। जनरल फार्मूला में मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है हमारे पास CH2O होल N। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड कर सकते हैं आप कि इसमें X और Y बराबर होते हैं। ठीक है, जब भी X और Y बराबर होंगे तो हम इसको कंसीडर करते हैं इज इक्वल टू N, इस वजह से N को हम यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है, डाइसेक्राइड की बात करें तो डाइसेक्राइड में जैसे ये रिएक्शन करेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ट्राइसेक्राइड के अंदर रिएक्शन करेंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो इस वजह से इसमें CnH2O N-1 और N-2 डील करते हैं। पॉलीसेक्राइड के अंदर हमारे पास X और Y कभी भी बराबर नहीं होते, जैसे ये देखो, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, ये कभी भी बराबर नहीं होते। और अगर बेटे ये बराबर नहीं है तो इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास ये सही शो करता है। ब्रांचिंग, जो मोनोसेक्राइड है भाई अकेली चीज है, वो ब्रांचिंग कैसे शो कर सकती है? दैट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ ब्रांच ओवर देयर। ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं होती, जबकि पॉलीसेक्राइड जो है इनमें हमें ब्रांच नजर आती है। फिर हम लोग बात करें रिंग फॉर्मेशन की, तो मोनोसेक्राइड जो है बेटे ये हमारे पास रिंग फॉर्मेशन शो करते हैं। आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को पुट करो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, दे विल फॉर्म रिंग। ठीक है, ये हमारे पास रिंग बनाएंगे, जैसे मोनोसेक्राइड आपके पास रिंग बनाता है,
ऑलिगोसेक्राइड भी रिंग बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड भी रिंग बनाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात करें, सो ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग, ये सारी की सारी रिड्यूसिंग होती हैं। यानी अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हो बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ, आजकल आपके प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन भी चल रही होगी तो उसमें ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन अक्सर यूज किया जाता है। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करते हैं, और अगर ये रिएक्ट करेंगे दे विल बी रेफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर। जबकि सुक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होती है, जब माल्टोज लैक्टोज ये रिड्यूसिंग होती हैं। ठीक है, आगे चलो, जितनी भी पॉलीसेक्राइड हैं वो सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। क्लियर? अच्छा चलो, नेक्स्ट हमारे पास बेटे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के हवाले से ये जो मोनोसेक्राइड हैं इनकी दो बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं जिसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बेटे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरा इसमें फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑलिगोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। जैसे देखो इसमें नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, समटाइम 2 to 9 भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, ओके बेटे, हफ्सा सईद, हम रेड कलर को अवॉइड करते हैं, रेड कलर यूज नहीं करते। जी जी, मुने कोठारी नमस्ते नमस्ते। अच्छा जी, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये हमारे पास शो करते हैं बेटे, जिसको हम लोग लेकर चल रहे होते हैं विद रेफरेंस टू पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे पास बेटे यूज की जाती हैं विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीजों को डील किया था। चलो जी आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें नेक्स्ट जो चीज है दैट इज मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड को जरा हम लोग फोकस करेंगे कि मोनोसेक्राइड हमारे पास कैसे हो सकते हैं और इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज डिस्कस करनी है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और सेकेराइड की टर्म हम लोग यूज करते हैं शुगर के लिए। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स ओके हो गया। अच्छा, इसमें याद रखना कि ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, इसमें सारे के सारे, सॉरी दोबारा से ये हमारे पास टिक हो गया रेड, इसमें जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं ऑल कंटेन OH ग्रुप। ठीक है, इन तमाम के पास बेटे OH ग्रुप होगा, इन तमाम के पास OH ग्रुप मौजूद होगा एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक कार्बन के अलावा बाकी तमाम में OH ग्रुप होगा, और ये जो हमारे पास कार्बन होगा ना, ये डिसाइड करेगा इसका फंक्शनल ग्रुप कि क्या वो एल्डो है या कीटो है। ठीक हो गया, तो ये बेटे हम इसकी बेस के ऊपर ना इसको डील करते हैं। चलो, मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन हम लोग डील करेंगे, और इसमें बेटे पहले लिखते हैं इसके नाम। आपको पता है कि हमारे पास ये मोनोसेक्राइड्स के अंदर 3 से लेकर मैक्सिमम 7 कार्बन तक जो है वो मौजूद हो सकते हैं, और जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड दैट इज ट्राइओस, फिर बेटे हमारे पास आ जाती है टेट्रोस, फिर आ जाती है पेंटोस, फिर आ जाती है हेक्सोस, और फिर हमारे पास आ जाती है दैट इज हेप्टोस। कार्बन नंबर ऐड करते हैं। ट्राइओस है तो 3 कार्बन होंगे, टेट्रोस है तो 4 कार्बन होंगे, पेंटोस में 5 कार्बन होंगे, हेक्सोस के अंदर बेटे 6 कार्बन होंगे, एंड हेप्टोस विल हैव 7 कार्बन। ठीक है, चलो ये हमारे पास आगे इसमें नंबर्स। अच्छा, अब हम लोग अगर इसका फॉर्मूला डिस्कस करें कि केमिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो देखो बेटे आप लोगों ने पढ़ा था ना ऊपर CH2O होल N था, तो यानी अगर कार्बन 3 है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 6, ऑक्सीजन 3। क्लियर? ये इसका केमिकल फॉर्मूला। सेम एज टेट्रोस की बात करोगे तो इसमें C4H8O4, पेंटोस की बात करोगे C5H10O5,
हेक्सोस की बात करो C6H12O6। फिर हेप्टोस की बात करो C7H14 और O अगेन 7 आ जाएगा। सो दैट इज समथिंग जो कि बेटे केमिकल फॉर्मूला को डील करता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है बेटे इसमें कि एल्डो शुगर कौन सी है और कीटो कौन सी होती है। याद रखना, इसमें जब हम लोग एल्डो शुगर को डील करते हैं ना, तो 3 कार्बन वाली जो एल्डो शुगर होती है दैट इज ग्लिसरैल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है जी। 4 कार्बन वाली जो शुगर होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेफर टू एज अरिथ्रोज। फिर 5 कार्बन वाली जो है ये हमारे पास होती है राइबोज। 6 कार्बन वाली जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। और 7 कार्बन वाली बेटे दैट विल बी रेफर टू एज ग्लूकोहेप्टोज। डन। ये हमारे पास आ गई एल्डो शुगर। चलो आगे चलते हैं। अगर आपसे इनकी कीटो शुगर पूछा जाए कि भाई बताओ कीटो शुगर कौन सी होगी, तो बेटे कीटो में फंक्शनल ग्रुप हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर लिया था हमने। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो टर्मिनल कार्बन पे मौजूद नहीं होता या टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी दूसरे कार्बन पे मौजूद होता है। तो देखो ग्लिसरैल्डिहाइड की जो कीटो होती है इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन या इसको डीएचए भी लिखते हैं। आप में से कौन कौन है जो डीएचए में रहता है? हाँ, कोई है? चलो, अरिथ्रोज की कीटो फॉर्म जो बेटे हमारे पास होती है इसको बोलते हैं अरिथ्रियोलोज। राइबोस की जो कीटो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं राइब्यूलोज। और ये राइब्यूलोज आपने कहां पर पढ़ा था? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट के अंदर। ठीक है, जो कि प्रीकर्सर होता है हमारे पास किसका बताओ? केल्विन साइकिल का। ग्लूकोज जो है इसकी कीटो फॉर्म हमारे पास आती है फ्रुक्टोज। ठीक है, और ग्लूकोहेप्टोज की कीटो फॉर्म जो है इसको हम लोग बोलते हैं सीडो हेप्ट्यूलोज। दैट इज सीडो हेप्ट्यूलोज। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से देखो, ये दोनों जो हमारे पास शुगर होती हैं बेटे ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है, सेम फॉर दिस, ये भी एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो वो वाली शुगर जो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं इसको हम लोग कैसे डील करेंगे बताओ? बताओ कि ये कौन कौन से रिएक्शन में कन्वर्ट होती हैं। तो याद रखना, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। क्लियर? फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में, बिकॉज दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, फिर हमारे पास एक और सवाल आता है। सवाल क्या है जी? कौन सी ऐसी शुगर है जो कि रेयर इन नेचर होती है? तो बेटे आपने बताने, ये जितनी भी टेट्रोजेज हम लोग डील करते हैं ना, दे आर रेयर इन नेचर। दे आर रेयर इन नेचर। और अगर पाई भी जाती हैं तो किस में पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर आपसे अरिथ्रोज और अरिथ्रियोलोज के बारे में पूछा जाए ना कि ये इंटर कन्वर्टेबल है किस में, तो आपने सिंपल बताना है दे आर इंटर कन्वर्टेबल इन बैक्टीरियल रिएक्शंस। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी कौन सी ऐसी शुगर है जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमन होती है, तो बेटे हमारे पास पेंटोजिस और हेक्सोजिस आ जाती हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, दे आर मोस्ट कॉमन। याद रखना बेटे, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन जो शुगर्स हैं उसमें पेंटोजेज हैं और हेक्सोजेज होती हैं। अगर हम लोग ये डील करें कि कौन सी ऐसी शुगर है जो कि हमारे पास एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट करती है, तो क्या बताओगे? पेंटोज के हेक्सोज? बताओ भाई, जल्दी बताओ, कौन सी ऐसी शुगर होती है जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करती है? बताओ बेटे। हेक्सोज कर रही होती है। मरियम बिल्कुल सही कह रही हैं, हेक्सोज। इरफान भी सही कह रहे हैं, शाबाश बेटे।
ये इसी तरह से आप लोगों ने चीज़ों को याद रखना है। चलो कुछ और रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ों का ना मज़ीद आइडिया हो जाए, और क्वेश्चन जितने ज़्यादा डील करेंगे ना उतने ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। चलो यहाँ पे हम डील करते हैं राइबोज को। राइबोज अभी आपने बताया कि ये पेंटोज कार्बन वाली शुगर होती है, ऐसे ही है। इफ दिस इज अ 5 कार्बन शुगर और मैं आपसे पूछूं कि ये कहां पर मौजूद होती है, तो बेटे आप लोगों ने ये पढ़ा है कि राइबोज शुगर जो है ना ये ज्यादातर प्रेजेंट होती है किसमें, दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर देखो ना जितने भी आरएनए हैं, अगर हम लोग डील करें आरएनए को, तो ये जो हमारे पास आरएनए होता है बेटा, आरएनए जो है ये सारे के सारे आरएनए बनते कहां पर हैं, न्यूक्लियस में ही बन रहे होते हैं ना, तो इस वजह से हम इसको प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, और इसके बारे में एक और बात मशहूर है, दैट दिस इज द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड। ये हमारे पास कौन सी है, इसको बेटे हम लोग बोलते हैं मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड। मतलब आपको अगर उसमें से राइबोस और पेंटोज में से किसी एक को चूज करना पड़े ना, तो हम इसको कर रहे होते हैं रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। चलो एक और शुगर हमारे पास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, ठीक है। इस फ्रुक्टोज के बारे में आप लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि ये जो फ्रुक्टोज होती है ना, दैट इज मोस्ट स्वीट शुगर, दैट इज मोस्ट स्वीट या स्वीटेस्ट, इंग्लिश अभी आप लोगों ने पढ़ी है, पार्डन मी, इसमें स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट आता है ना, तो इसको ज़रा सही कर लें। इंग्लिश की क्लास में आप बड़ा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। चलो राइबोस की बेटे जो हमारे पास कीटो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं राइब्यूलोज। ठीक है, और ये राइब्यूलोज हमारे पास किस में यूज होती है, बताओ जल्दी बताओ, ये किस में यूज होती है, दैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ कैल्विन साइकिल। ठीक है, ये हमारे पास कैल्विन साइकिल में यूज हो रही होती है। जी जी बिल्कुल शायान, मैंने करेक्शन कर दिया है, मोस्ट हम यूज नहीं कर रहे होते इसमें। चलो अब हम चलते हैं हमारी सबसे प्यारी शुगर की तरफ, एंड दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, एक तो वैसे पिछले दिनों ग्लूकोज, आज तो इलेक्शन भी चल रहे हैं, खैर इलेक्शन कह रहा हूँ, वो वोटिंग चल रही है, तो उसको बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। गुल्लू बट से याद आ गया, ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज को बेटे हम लोग बोलते हैं दैट इट इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेप शुगर। ठीक है, ग्रेप शुगर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्री फॉर्म मौजूद होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते हो ना, सोल्यूशन, तो हम इसको सोल्यूशन को रेफर करते हैं एज डेक्सट्रोज, यानी ग्लूकोज जब भी सोल्यूशन के अंदर आएगी, अगर आपके रक्त में देखा जाए, आपके खून में देखा जाए, ब्लड के अंदर, तो ब्लड में भाई कितना होता है ग्लूकोज, आपका खून मीठा होता है ना, 0.08%। ठीक है, 0.08% हमारे पास होती है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास बेटे इसमें ब्लड के बाद हम लोग डील करते हैं कि आपके पास क्या ये फ्री फॉर्म में हो सकता है, बिल्कुल अभी मैंने बताया भी कि फ्री फॉर्म में, और फ्री फॉर्म में किस किस फ्रूट में होता है, दैट इज फाउंड इन ग्रेप जो कि ऊपर लिखा है, दैट इज फाउंड इन डेट्स, एंड दैट इज फाउंड इन फिग्स। अगर आप गौर करो तो जन्नत के फलों में बेटे ये हमारे पास जो है वो फ्री फॉर्म में मौजूद होता है। फिर अगर हम इसकी कंबाइंड फॉर्म की बात करें
कि ये कंबाइंड फॉर्म में किस किस में होता है। तो कंबाइंड फॉर्म के अंदर बेटे हमारे पास जितने भी ओलिगोसेक्राइड मेंशन करते हो ये कंबाइंड फॉर्म में, जितने भी बेटे आप पॉलीसेक्राइड को डील करते हो इसी में होते हैं। अच्छा जी, क्या वॉइस में मसला आ रहा है कुछ? एक मिनट बेटे, एक मिनट दें। हाँ जी, अब बताओ। अब बताओ भाई, आवाज कैसी हुई? आवाज बेहतर हुई या गाना गाना शुरू कर दें? चलें जी, ठीक हो गया। ओके, हमारे पास बेटे अगर इस ग्लूकोज का ये पूछा जाए कि ग्लूकोज जो है ये बनती किससे है, तो आपने बड़ा सिंपल सा बताना है, दैट इज फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिससे आप ये ग्लूकोज को बना रहे होते हो। ठीक है, चलो जी, हमारे पास बेटे यहां पर इक्वेशन आती है जिसमें हम ये कहते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो होता है, इस 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए जो सनलाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, सनलाइट एनर्जी, ये हमारे पास 717.6 किलो यूज होती है। अब आपके पास ये आता है कि अगर हम इस 10 ग्राम को इंक्रीज कर दें और 100 ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दें, 10 ग्राम को 100 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जब भी आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे आपको इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 717 किलो कैलोरी। पॉइंट जो है वो आगे मूव कर जाता है। ठीक है, चलो अगर हमारे पास बेटे इसको हम मूव करवाएं 10 ग्राम से 1 ग्राम की तरफ, तो 1 ग्राम बनाने के लिए 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा ना। सो 1 ग्राम ग्लूकोज बेटे ये हमारे पास इसको भी डिवाइड करोगे तो 71.76 किलो कैलोरी। ठीक है, अच्छा एक मिनट। सर इस नेट को पता नहीं क्या, मैं भी पता नहीं क्या मसला है इसको। अब देखें जरा, क्या आवाज बेहतर हुई? जी जी बताओ भाई, अब तो आवाज क्लियर हो जानी चाहिए। चलें, ठीक हो गया। ओके बेटे, ये हमारे पास इसमें वैल्यू को डिस्कस करते हैं। अच्छा, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग। ओके जी, ओके जी। चलो, आपको पता है ये ग्लूकोज जो होता है इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाते हैं, और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीजें आपके पास पूछी भी जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा इसको डील करें तो दैट इज बेटे विल बी कार्बन 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 कार्बन, 4 हो गए, 5 और ये 6। ठीक है, ये एल्डो शुगर होती है तो ये इसका ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करोगे हाइड्रोजन, यहां पर बेटे OH, कार्बन 3 के ऊपर यहां पे H आ जाएगा, अगेन ये OH OH और OH। ठीक हो गया। चलो ये बेटे बैलेंस करो जरा, यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएगा OH, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन।
अच्छा, ये तो एक तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे पास ये जो मौजूद होता है ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर कायरल कार्बन कितने होते हैं बताओ। अगर आपके पास पूछा जाए कायरल कार्बन, आपको पता है इन कायरल कार्बन की जगह पे वैल्यू एसिमेट्रिक कार्बन की टर्म भी यूज की जाती है। यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन की जो टर्म है बेटे वो भी यूज होती है। बताओ, एसिमेट्रिक कार्बन, बिल्कुल। वानिया कह रही हैं 4 है, हरमैन भी 4 कह रही हैं, मिसबा भी 4 कह रही हैं। चलो बहुत इजी सा है, साथ साथ मुझे बताते जाओ, क्या ये जो कार्बन 1 है, ठीक है, क्या ये कायरल कार्बन है? बताओ, क्या कार्बन 1 कायरल कार्बन है कि नहीं है? कार्बन 1 इज नॉट अ कायरल कार्बन, ठीक है, सही कह रहे हैं। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन के लिए 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, और इसमें एक तो ये ऑक्सीजन आ गया, दूसरा ये हाइड्रोजन, तीसरी ये चेन, तो दैट इज नॉट अ कायरल कार्बन। कार्बन 1 को तो निकाल दिया हमने। कार्बन 2 देखो, क्या ये कायरल कार्बन है? बिल्कुल। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे OH, एक साइड पे ये 4 कार्बन वाली चेन और एक साइड पे 1 कार्बन वाली, तो ये कायरल कार्बन है। दूसरे की बात करते हैं, सॉरी तीसरे की, तो इस पे भी एक साइड पे OH, एक साइड पे H, और ये ऊपर 2 कार्बन वाली, नीचे 3 का, ये भी कायरल कार्बन है। फोर्थ की बात करते हैं, इस पे भी एक साइड पे हाइड्रोजन, OH, ऊपर देखो, और नीचे ये भी आपके पास कायरल कार्बन है। पांचवा बेटे, इसको भी काउंट करोगे तो ये भी आपके पास कायरल कार्बन होता है। लास्ट वाले पे 2 हाइड्रोजन है, तो दैट इज नॉट अ कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन की हमारे पास वैल्यू क्या आई? 4। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप भाई इसके आइसोमर्स बता दो, तो बेटे इसके आइसोमर्स कैसे बताते हो? आप इसके आइसोमर्स बताते हो 2 की पावर n से, और n ये 4 है, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यानी 16 आइसोमर्स ये हमारे पास बना सकती है 6 कार्बन वाली शुगर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास बेटे ये जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका OH, ये देखो मैं बना लेता हूं यहाँ पे, सेकेंड लास्ट कार्बन यानी 5, इसका OH अगर इस साइड पे, राइट साइड पे ना, तो इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। अगर ये राइट साइड पे तो डी ग्लूकोज। अगर बेटे ये हमारे पास ऑपोजिट हो, यानी यहाँ पे H आ जाए, यहाँ पे OH आ जाए, तो ये OH अगर इस साइड पे है तो ये L ग्लूकोज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो D और L ग्लूकोज जब भी हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं ना, ये बेटे हमारे पास आता है विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस के साथ? ये हमारे पास रेफरेंस के साथ आता है कि आप जो है इसमें OH को सेकेंड लास्ट कार्बन के लिहाज से किस तरह से डील कर रहे होते हैं। चलो एक और चीज की तरफ चलते हैं। पहले इसका रिंग स्ट्रक्चर बाद में डील करेंगे, पहले राइबोस का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना लो। बिल्कुल बेटे। अच्छा, एक स्मॉल डी स्मॉल एल भी होता है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो आप फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर इंशाल्लाह जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके लिए यूज़फुल है। यहाँ पे आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे उसको। तो ये बेटे हमारे पास 5 कार्बन, ये चूंकि एल्डो शुगर होती है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, OH, इसका OH, इसका OH और ये OH, ठीक है। बैलेंस करोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एंड दिस इज द हाइड्रोजन। चलो हमारे पास बेटे इसके कार्बन काउंट करते हैं। क्या कार्बन 1 कायरल कार्बन है? हाँ, नहीं है। कार्बन 2 कायरल कार्बन है? बिल्कुल है। कार्बन 3 ये भी है, कार्बन 4 भी है,
कार्बन 5 अगेन इस पे 2 हाइड्रोजन आ गए, सो कार्बन 1 और कार्बन 5 कायरल कार्बन नहीं है। और अगर आप देखो तो ये 2 से लेकर 4 तक कायरल कार्बन है, यानी कायरल कार्बन्स यहां पर हमारे पास कितने आ गए 3। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालोगे, 2 की पावर n, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर होगा बेटे 8, यानी 8 आइसोमर्स इसके बन रहे होंगे। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास बेटे इसको डील कर रहा होता। ओके अच्छा, अगर मैं इसको सोल्यूशन में डालूंगा ना तो हमारे पास ये जो कार्बन 1 है, इस कार्बन 1 का ये फंक्शनल ग्रुप बेटे रिएक्ट करेगा इस कार्बन 5 के साथ, एंड देन इट विल फॉर्म, जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये बेटे 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगा। जैसे हम यहाँ पर कार्बन और ये कार्बन, एंड दिस इज अ 5 कार्बन रिंग। ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड दैट इज कार्बन 5। क्लियर हो गया, 5 कार्बन वाली रिंग। पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो 5 कार्बन वाली रिंग होती है इसको क्या नाम देते हैं, बताओ। दैट इज रेफर टू एज फ्यूरान रिंग। ये बेटे हमारे पास कहलाती है फ्यूरान रिंग। ठीक है, चूंकि राइबोज ने ये रिंग बनाई है इस वजह से इसको राइबोफ्यूरानोज भी बोलते हैं। दैट विल बी रेफर्ड टू राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, दैट इज राइबोफ्यूरानोज। अब राइबोफ्यूरानोज के अंदर बेटे हमारे पास जब फर्दर चीजें हम ऐड करते हैं तो कार्बन 1 पे ये H, ये OH। सिमिलरली कार्बन 2 के ऊपर हम लोग देखते हैं OH और ये H, ये इसका H और ये OH। ठीक हो गया। कार्बन 4 के ऊपर भी अगेन आप यहाँ पर हाइड्रोजन को डील करते हो और इधर OH और H2 आ जाता है। ये एक हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर है। एक और सवाल जो यहाँ पे बेटे बनता है वो कहता है कि राइबोफ्यूरानोज का ये जो स्ट्रक्चर है इस रिंग में कितने कार्बन है। रिंग में कार्बन है 4। ठीक है, रिंग में कार्बन है 4, ये बात याद रखना। रिंग में अगर कार्बन पूछेगा ना तो आंसर आएगा 4 कार्बन। अगर आपसे पूछे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होते हैं, बेटे स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने स्टेटमेंट को देखना है। तो स्ट्रक्चर, चूंकि राइबोज जो है वो इटसेल्फ ही 5 कार्बन वाला आपके पास शुगर है, तो स्ट्रक्चर में 5 कार्बन होंगे। क्लियर? चलो एक सवाल करते हैं, उसके बाद इसकी तरफ वापस आते हैं। ऑप्शंस लिखो जरा। ऑप्शन ए है हमारे पास, दैट इज ए, और इस ऑप्शन में हमारे पास आ गया C2H4O2। ऑप्शन बी लिखते हैं हम लोग, दैट इज C5H10O5। ऑप्शन सी लिखते हैं हम लोग, दैट इज C5H10O4। और ऑप्शन डी लिखते हैं C5H10O3। ठीक है जी, चलो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। बताओ बेटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा जी, हरमैन कह रही हैं डी, मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं ए है। अच्छा, शहरोज कह रहे हैं ए, और मारिया इम्तियाज कह रही हैं डेल्टा। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो कि सी भी मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, ये बात जो कि ज़्यादातर बच्चे ए को हमारे पास डिस्कस कर रहे हैं, तो ए दैट इज करेक्ट। उसकी वजह क्या है, बड़ी सिंपल सी है कि कार्बन मिनिमम कितने होने चाहिए। मिनिमम कार्बन जो होने चाहिए बेटा, दैट मस्ट बी 3। तो इसमें तो 2 हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास
दैट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो फिर ये होगा क्या, इस स्ट्रक्चर को बेटे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। क्लियर, दैट इज एन एसिटिक एसिड। चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, तो आप ये बताओगे बेटे, ये जो राइबोज शुगर है ना, जिसको पेंटोज हम लोग मेंशन करते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी बेटे ज्यादातर किस में होता है, आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर नहीं होता, डीएनए के अंदर होता है ये, ठीक है। और ये कब, ऊपर देखो, अगर हम इस OH में से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, डीऑक्सीराइबोज। और ये हमारे पास बेटे डीऑक्सीराइबोज है, दैट इज अ डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज हमेशा किस में पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन डीएनए, ठीक है। तो फिर ये डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन किसको हमारे पास डील कर रही है, ये क्या होती है, हाँ, डी ऑप्शन क्या होती है, बताओ जरा। ये बेटे हमारे पास यूज होती है टू लिमिट डीएनए, और इसका नाम है डाई डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। आपको याद होगा आपने सेंजर्स मेथड पढ़ा था, जिसमें लिमिट करता है, दैट लिमिट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये लिमिट करता है बेटे चेन को। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से, जो कि आप यहां पर डील करते हैं। क्लियर, सो बेटे ये हमारे पास इसमें एसिटिक एसिड, इसमें हम लोग राइबो, ओके। जी बेटे, चलो हमारे पास ना थोड़ा सा ये इंटरनेट का है इशू, वो मेरे कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से शायद आपको इसमें प्रॉब्लम हो। सो डोंट बी वरी, हम लोग जो है इंशाल्लाह इसको कवर अप कर लेंगे संडे क्लास के अंदर। संडे को आपका जो है ना ये सिलेबस हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है। जाते जाते मोनोसेक्राइड को ख़त्म करने से पहले हम ये देखेंगे कि मोनोसेक्राइड में अल्फा और बीटा शुगर हम किस बेस के ऊपर बोलते हैं। ये जो रिंग होता है ना, रिंग में अगर ये OH लोअर एंड पे हो तो ये अल्फा शुगर होती है, ठीक है। जैसे कार्बन 1 है, इसमें मैं लिखता हूं OH रिंग की लोअर एंड पे है तो ये होगी अल्फा शुगर, ओके। और अगर कार्बन 1 पे ये हमारे पास OH ऊपर चला जाए, हाइड्रोजन नीचे आ जाए, तो ये बेटे हमारे पास होगी बीटा शुगर, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा शुगर के साथ ही हम जरा इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी हमारे पास डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है, इसको डिस्कस करके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम लोग इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। और जाते जाते एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका एडमिशन होना या ना होना, दैट इज ऑल मैटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ये बात याद रखना। दैट इज ऑल अ मैटर ऑफ मोटिवेशन, दैट हाउ मोटिवेटेड आर यू, ठीक है। अगर आप मोटिवेटेड हैं भाई कि आपका कोई भी MCQs गलत नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके MCQs गलत भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बेटे मसला हो जाता है, ठीक है। उसमें जो है वो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाते ना। तो ये बात याद रखना, इट इज ऑल द मैटर ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं है, ओके। चलो, ये स्टूडेंट हमारे पास आज का टॉपिक था।
मोनोसेक्राइड्स हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करेंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग जो है इसको यहीं से ही कैरी करेंगे। अल्लाह